एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12th में साइंस के बायोलॉजी का लेसन नंबर 11 जिसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा। ग्लाइकोलाइसिस किस प्रकार होता है या ग्लाइकोलाइसिस उसमें ग्लूकोज है, उसका पूर्ण ऑक्सीकरण कैसे होता है और उसमें जो पाइरुविक अम्ल है ग्लूकोज का एक अणु, ये पाइरुविक अम्ल के दो अणु कैसे बनाता है। पाइरुविक अम्ल के दो अणु, तो ये पाइरुविक अम्ल के दो अणु किस प्रकार बनाता है उसके बारे में अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज इस वीडियो में अपने ग्लाइकोलाइसिस है, इसका सार मतलब अपने रिएक्शन वगैरह पढ़ रही थी लास्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में अपने ग्लाइकोलाइसिस के सार को कंप्लीट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के एक अणु का विखंडन। ग्लाइकोलाइसिस में 6 कार्बन वाले एक अणु का विखंडन 3 कार्बन वाले एक अणु का विखंडन 3 कार्बन वाले पाइरुविक अम्ल के दो अणुओं में बदल जाता है। 3 कार्बन वाले पाइरुविक अम्ल के दो अणुओं में होता है। तो ग्लूकोज का एक अणु है 6 कार्बन वाला एक अणु यानी ग्लूकोज, उसका विखंडन 3 कार्बन वाले पाइरुविक अम्ल के दो अणुओं में होता है। फर्स्ट ये स्टेप तो आपने देखा था किस प्रकार से होता है लास्ट वीडियो में। इसके बाद सेकंड क्या, ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया में 4 एटीपी का निर्माण। ग्लाइकोलाइसिस में 4 अणु किसके एटीपी के निर्माण, सबस्ट्रेट 4 अणु या 4 अणु एटीपी का निर्माण सबस्ट्रेट स्तरीय फास्फोरिलीकरण से होता है। स्तरीय फास्फोरिलीकरण से होता है। फास्फोरिलीकरण से होता है जिससे दो अणु खर्च हो जाते हैं और शुद्ध लाभ 2 एटीपी अणु बनते हैं, जिसमें 2 एटीपी अणु खर्च हो जाते हैं वह शुद्ध 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। इसके बाद में थर्ड क्या है, अपने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा थर्ड कि किस तरह से 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड से 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड से 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड से 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल बनते हैं। से 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल के
1,3-डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड से 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल के अणु बनते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें 2 NADH बनते हैं। इस समय ऊर्जा के रूप में क्या बनेंगे, 2 अणु NADH+ के बनते हैं। 2 अणु किसके बने, NADH+H आयन बनते हैं। प्रत्येक NADH इलेक्ट्रॉन परिवहन द्वारा 2 ATP अणुओं का निर्माण करता है। प्रत्येक NADH और H+ ये क्या करता है, से इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा इसमें 2 ATP अणु बनते हैं। यानी जो NADH है, NADH+H आयन, ये क्या करता है, 2 ATP अणुओं का निर्माण कर देता है। 2 ATP अर्थात कुल 6 ATP अणुओं का निर्माण होता है। इसमें 2 ATP अणुओं का अर्थात कुल 6 ATP अणु बनते हैं। 6 ATP अणु बनते हैं। इसमें एक NADH होगा, एक NADH कितने, 2 अणु बनाएगा। और ग्लाइकोलाइसिस में क्या, 3 NADH थे, तो तीनों ने क्या 6 ATP अणु बनाते हैं। तो ये NADH है, वो ATP अणुओं का निर्माण करता है। इस विक्रिया में न तो ऑक्सीजन का उपयोग होता है, नहीं कहीं पर CO2 का निर्माण होता है। इस विक्रिया में न तो O2 का निर्माण, न तो ऑक्सीजन का उपयोग और न ही CO2 का निर्माण होता है। यानी इसमें ना तो ऑक्सीजन के अणु का उपयोग किया जाता है, और ऑक्सीजन का अगर उपयोग करेंगे तो CO2 बनेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का उपयोग ही नहीं करते, इसके कारण CO2 का निर्माण नहीं होता है। इसके बाद में आगे है ग्लाइकोलाइसिस के जो लास्ट पॉइंट है। फिर आगे 5 नंबर पॉइंट क्या है, ग्लाइकोलाइसिस के कुछ मध्यवर्ती यौगिक, ग्लाइकोलाइसिस के कुछ मध्यवर्ती यौगिक ग्लाइकोलाइसिस के कुछ मध्यवर्ती यौगिक अन्य संश्लेषी क्रियाओं में प्रयुक्त होते हैं। अन्य संश्लेषी क्रियाओं में प्रयुक्त होते हैं। अतः इसे कैटाबोलिक रीसिंथेसिस या ऑक्सीडेटिव एनाबोलिज्म कहा जाता है। अतः इसे कैटाबोलिक रीसिंथेसिस
उसमें क्या, जैसे PgAl है यानी फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, तो PgAl है उसका उपयोग ग्लिसरॉल संश्लेषण में किया जाता है। जैसे PgAl का उपयोग इसमें ग्लिसरॉल के संश्लेषण में काम में लिया जाता है। ग्लिसरॉल संश्लेषण में किया जाता है। इसलिए फास्फोग्लिसरिक अम्ल है कई अमीनो अम्लों, इसलिए फास्फोग्लिसरिक अम्ल कई अमीनो अम्लों जैसे ग्लाइसिन, सेरिन, सिस्टीन। अमीनो अम्ल कौन कौन से, अमीनो अम्लों जैसे ग्लाइसिन, सेरिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सेरिन, सिस्टीन, इनके निर्माण में प्रयोग किया जाता है, आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है, आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस के जो अपने लास्ट वीडियो में अपघटन पढ़ा उसमें अपने जो रिएक्शंस पढ़ी थी उसका कंप्लीट सार है ये जो कंप्लीट होता है। इसके बाद पाइरुविक अम्ल है वो आगे किस रूप में बदलता है, तो पाइरुविक अम्ल है इस प्रकार से चेंज होता है। पाइरुविक अम्ल ये कितने 3 भागों में बट जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, O2 अगर प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है तो इसमें क्या होगा, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनता है, क्रेब्स चक्र CO2 H2 और ऊर्जा। यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो ये किसमें, क्रेब्स चक्र में कंप्लीट होती है। और क्रेब्स चक्र आगे क्या बनता है, CO2 प्लस H2O और प्लस ऊर्जा बनता है। सो यहाँ पर ऑक्सीजन ही होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्या क्रेब्स चक्र बनता है और CO2 और ऊर्जा बनता है। फिर आगे यदि इसमें ऑक्सीजन न हो, ऑक्सीजन कैसी एब्सेंट हो, तब क्या होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट और यहाँ अनुपस्थित हो तो किण्वन अल्कोहल, किण्वन क्रिया होगी तो किण्वन क्रिया में क्या होता है, अल्कोहल बनता है और प्लस में यहाँ पर अल्कोहल के साथ में CO2 और कम मात्रा में ऊर्जा बनती है, CO2 और ऊर्जा। ये अपने पहले पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीशोषण है, यानी ये ऑक्सीशोषण और ये अनॉक्सीशोषण। अनॉक्सीशोषण में अपने पढ़ा था अल्कोहल है और CO2 और ऊर्जा इसका निर्माण होता है किण्वन क्रिया द्वारा। और कई बार क्या पाइरुविक अम्ल है ये क्या करता है, अमीनो अम्लों का संश्लेषण करता है, तो यहाँ से अमीनो अम्लों का संश्लेषण होता है कई बार से, जैसे एलिनिन का निर्माण और अन्य भी हो सकते हैं। तो ये कंप्लीट होता है ग्लाइकोलाइसिस का जो सार। इसके बाद में पाइरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण। तो पाइरुविक अम्ल है इसका वायवीय ऑक्सीकरण मतलब जो ये वाली है
पाइरुविक अम्ल का बाह्य ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुविक अम्ल है किन किन क्रियाओं में गुजरता है, कौन कौन से इसमें अन्य प्रोडक्ट बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के द्वारा जो पाइरुविक अम्ल बनता है, कोशिका द्रव्य में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो कोशिका द्रव्य में जो निर्मित ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। पाइरुविक अम्ल का निर्माण होकर पाइरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। तो जो पाइरुविक अम्ल बन जाते हैं ये किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करते हैं, जिसे पढ़ चुके हैं अपने। और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या आगे क्रेब्स चक्र चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है और यही क्रेब्स चक्र के बारे में अपने अब आगे पढ़ेंगे। जैसे पाइरुविक अम्ल है ये किसमें बदलेगा, क्रेब्स चक्र में, माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरुविक अम्ल किसमें प्रवेश किया, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बन जाता है, प्रवेश करते ही एसिटिल कोएंजाइम ए बन जाता है। दो अणु कोएंजाइम ए के बन जाते हैं। फिर कोएंजाइम ए है ये आगे क्या, पाइरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा, यहाँ क्या होता है, पाइरुविक डिहाइड्रोजिनेज क्रिया होती है और उस डिहाइड्रोजिनेज द्वारा एसिटिल कोएंजाइम ए और CO2 बनता है। एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस CO2 प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ किस रूप में बनेगी, NAD है वो NADH और H प्लस बना देता है। यहाँ क्या NAD है ये किस में बदल जाता है, NADH प्लस H में बदल जाता है। तो ये पाइरुविक अम्ल का बाह्य ऑक्सीकरण होता है। अब बाह्य ऑक्सीकरण को अपने क्रेब्स चक्र किसके बारे में पढ़ेंगे, क्रेब्स चक्र या फिर इसे क्या बोलते हैं, TCA चक्र यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इस चक्र को क्या बोलते हैं, सिट्रिक अम्ल चक्र। तो इस क्रेब्स चक्र, TCA चक्र या सिट्रिक अम्ल चक्र के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में अपने जो ग्लाइकोलाइसिस का सार है उसके बारे में अपने पढ़ा, यानी जो लास्ट वीडियो में अपने ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शंस पढ़ी थी उनके बारे में सार में संक्षिप्त में मतलब शॉर्ट में बता दिया गया है। उसके बाद में पाइरुविक अम्ल है इसका ऑक्सीकरण कैसे होता है, बाह्य ऑक्सीकरण। तो बाह्य ऑक्सीकरण में
होते हैं, जो आगे क्या सारे किसमें होते हैं, क्रेब्स चक्र में कंप्लीट हो गए। तो ये क्रिया क्रेब्स चक्र में कैसे होती है, ये क्रेब्स चक्र में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में आपको जितना पढ़ा है उसे नोट करना